क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दुनिया मतलब सच में खत्म होने वाली है? हाँ, ये ख्याल तो क्योंकि अखबार खोलो या कोई भी न्यूज़ चैनल लगाओ तो लगता है कि सब कुछ बस बिखर रहा है। बिल्कुल। हर तरफ एक अफरा तफरी है। हाँ, अर्थव्यवस्था हिली हुई है, राजनीति में इस कदर जहर घुला है कि लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहते। समाज में हर तरफ एक अजीब सी निराशा है, एक घुटन है। ऐसा लगता है जैसे हमारी सामाजिक व्यवस्था की जो मशीनरी है ना, जी, वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। ये घुटन और दिशाहीनता, मतलब ये कोई भ्रम नहीं है, ये एकदम सच है। लेकिन यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो ये है कि इतिहास के नजरिए से देखें तो ये कोई नई बात भी नहीं है। अच्छा, नई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम विलियम स्ट्राउस और नील हावेई की मशहूर किताब द फोर्थ टर्निंग एन अमेरिकन प्रोफेसी के मुख्य अंशों पर यह गहन चर्चा कर रहे हैं। जी। और हमारी इस विस्तृत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इसी उलझन को सुलझाना है। ये जो स्रोत सामग्री है ना, ये हमें दिखाती है कि समाज का ये जो बिखराव है, ये दरअसल एक बहुत बड़े ऐतिहासिक चक्र का हिस्सा है। एक चक्र। हाँ, लगभग 80 से 100 साल का एक चक्र, हम्म। जो बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह काम करता है। अरे वाह। तो इस ऐतिहासिक चक्र और इसके काम करने के तरीके को गहराई से समझने से पहले इस चर्चा की रूपरेखा के बारे में एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इस विस्तृत अध्ययन में हम जिन भी ऐतिहासिक या राजनीतिक घटनाओं और नजरियों पर बात करेंगे, चाहे वे वामपंथी विचारों में या दक्षिणपंथी, वे पूरी तरह से मूल लेखकों के अपने विश्लेषण हैं। बिल्कुल। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो स्रोत सामग्री में ज्ञान छिपा है उसे बस निष्पक्ष रूप से सामने ला रहे हैं। एकदम सही बात है। और इस स्पष्टीकरण के साथ अगर हम आज के इस निराशा की जड़ तक जाएं, तो समस्या की शुरुआत इस बात से होती है कि हम आधुनिक इंसान समय को किस तरह से देखते हैं। समय को मतलब समय तो बस समय है ना, आगे बढ़ रहा है। यही तो बात है। लेखकों के अनुसार समय को समझने के 3 मुख्य तरीके रहे हैं इतिहास में। पहला है अराजक यानी चियोटिक नजरिया। चियोटिक मतलब जहाँ कोई नियम नहीं है। हाँ, जहाँ सब कुछ बिना किसी क्रम के बस यूं ही हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं है। समझ गया। दूसरा है चक्रीय यानी साइक्लिकल नजरिया, जो हमारी प्राचीन सभ्यताओं की सोच थी। जैसे प्रकृति के मौसम होते हैं। एग्जैक्टली। वे समय को प्रकृति के मौसमों की तरह एक चक्र मानती थी, जिससे उन्हें एक स्थिरता महसूस होती थी। उन्हें पता होता था कि बुरा वक्त आया है तो अच्छा भी आएगा। हाँ, पतझड़ के बाद वसंत आएगा। बिल्कुल। और तीसरा तरीका है रेखीय यानी लीनियर नजरिया, और यही हमारी आज की आधुनिक पश्चिमी सोच है। रेखीय यानी एक सीधी रेखा। हाँ, जहां हम मानते हैं कि समय बस एक सीधी रेखा में आगे जा रहा है और हमेशा सिर्फ प्रगति होनी चाहिए। 1 मिनट रुकिए, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? मतलब अगर सब कुछ एक चक्र है, तो फिर हमने जो इतनी तकनीकी तरक्की की है, चांद पर जाना, इंटरनेट बनाना, चिकित्सा विज्ञान में इतनी क्रांतियां, क्या वो सब भी सिर्फ एक चक्र है? नहीं नहीं। क्योंकि लीनियर ग्रोथ यानी एक सीधी रेखा में ऊपर की तरफ जाने वाला विकास तो सच में हुआ है ना। हम अक्सर समय और विकास को एक सीधी सड़क या एक एस्केलेटर की तरह देखते हैं जो हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन यहीं पर हमें तकनीक और मानवीय स्वभाव के बीच का अंतर समझना होगा। अच्छा, दोनों अलग हैं? बिल्कुल। तकनीक और विज्ञान निश्चित रूप से एक सीधी रेखा में आगे बढ़ते हैं। एक बार जब हमने पहिया बना लिया या इंटरनेट खोज लिया, तो हम उसे भूलते नहीं हैं, हम उससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन जब मानव स्वभाव है, समाज की भावनाएं हैं और हमारी जो संस्थाएं हैं, वे किसी सीधी रेखा में विकसित नहीं होते, वे चक्रीय होते हैं। तो मतलब इंसानी बर्ताव गोल गोल घूमता है। हाँ। हाँ। और आधुनिक सोच की सबसे बड़ी कमजोरी ही यही है कि उसने सामाजिक विकास को भी उस तकनीकी एस्केलेटर की तरह मान लिया है। ओहो, मतलब हम समाज से भी मशीन जैसी तरक्की की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसीलिए जब वो सामाजिक प्रगति वाला एस्केलेटर अचानक रुक जाता है या वो सीधी सड़क टूटी हुई महसूस होती है, तो हम घबराने लगते हैं। समाज को लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। तो मतलब जब हमें लगता है कि हमारे समाज में प्रगति रुक गई है, तो हम उसे सीधा दुनिया का अंत मान लेते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी लीनियर सोच हमें ये मानने ही नहीं देती कि ये किसी प्राकृतिक मौसम के बदलने जैसा हो सकता है। अरे वाह, ये तो नजरिया ही बदल देने वाली बात है। इस बात को इस तरह से देखिए।
जब पतझड़ में पेड़ों से पत्ते गिरते हैं तो क्या हम ये सोचकर रोते हैं कि पेड़ हमेशा के लिए मर गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वसंत फिर से आएगा, नए पत्ते आएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन जब समाज में पतझड़ आता है तो हमारी इसी लिनियर सोच के कारण चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर ये सब एक ऐतिहासिक चक्र है तो ये चक्र आखिर कितना बड़ा होता है? क्या ये 10 साल का है या 100 साल का या 1000 साल का? स्रोत सामग्री में इसके लिए एक बहुत ही प्राचीन और दिलचस्प शब्द का जिक्र किया गया है, सेक्युलम। सेक्युलम, ये क्या होता है? सेक्युलम का सिद्धांत इतिहास को समझने की एक बहुत ही पुरानी चाबी है। प्राचीन इट्रस्कन सभ्यता में इट्रस्कन, जो रोमनों से भी पहले थे? हाँ, बिल्कुल वही। तो इट्रस्कन सभ्यता में सेक्युलम का अर्थ कोई 100 साल का सूखा कैलेंडर वर्ष नहीं होता था। तो फिर क्या था? इसका अर्थ था एक लंबा मानव जीवन। एक इंसान की पूरी जिंदगी? यानी लगभग 80 से 100 वर्ष का समय। वे लोग समय को राजाओं के राज या किसी मनगढ़ंत कैलेंडर से नहीं मापते थे, बल्कि इंसानों की याददाश्त और जीवन काल से मापते थे। ये तो बहुत ही अनोखा तरीका है ना? उनके अनुसार एक सेक्युलम तब खत्म होता था जब किसी एक विशिष्ट ऐतिहासिक घटना को देखने वाला आखिरी जीवित इंसान भी मर जाता था। ओहो, मतलब जब वो पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो जाए जिसने वो दौर देखा था। बिल्कुल। और उनकी एक बहुत प्रसिद्ध भविष्यवाणी थी कि उनकी अपनी सभ्यता केवल 10 सेक्युलम तक ही चलेगी। और क्या ऐसा ही हुआ? हाँ, और ये सच साबित हुई। ये तो बहुत ही सटीक आकलन था। मुझे याद आ रहा है कि ऐसा ही कुछ रोमन सभ्यता के साथ भी जुड़ा हुआ है ना? कुछ गिद्धों वाली कहानी थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रोमन सभ्यता में भी यही ज्ञान समाहित था। एक पौराणिक कथा है कि जब रोम शहर की स्थापना हुई थी तो उसके संस्थापक रोमुलस ने आसमान में 12 गिद्ध देखे थे। 12 गिद्ध? हाँ, तो रोमनों ने इसे इट्रस्कन ज्ञान से जोड़ा और माना कि ये 12 गिद्ध दरअसल रोम के 12 सेक्युलम को दर्शाते हैं। यानी रोम 12 जीवन कालों तक बचेगा। बिल्कुल। और इतिहास में ये दर्ज है कि ठीक 12 सेक्युलम यानी लगभग 12 लंबे मानव जीवन कालों के बाद 410 ईस्वी में रोम का पतन हो गया। बाप रे, ये तो रोंगटे खड़े करने वाला है। हाँ, ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं था। वे लोग मानव जीवन की लंबाई के आधार पर इतिहास की लय को, इतिहास के स्पंदन को माप रहे थे। मतलब जब वो पीढ़ी ही नहीं रही जिसने पिछले महायुद्ध या बड़े संकट की विभीषिका को अपनी आंखों से देखा था, तो समाज फिर से वही गलतियां दोहराने लगता है। बिल्कुल सही कहा। याददाश्त मिटते ही चक्र फिर से शुरू हो जाता है। तो अगर एक सेक्युलम लगभग 80 से 100 साल का एक लंबा चक्र है, तो लेखकों का मानना है कि इस चक्र के भीतर भी अलग-अलग हिस्से होते हैं। हाँ, 4 हिस्से होते हैं। जैसे एक साल में 4 मौसम होते हैं, उसी तरह एक सेक्युलम में भी 4 टर्निंग या युग होते हैं। एग्जैक्टली। और हर टर्निंग लगभग 20 से 22 साल की होती है। तो ये चारों मौसम या टर्निंग्स कैसे काम करते हैं? अगर हम इन चारों युगों को देखें तो पहली टर्निंग को लेखक उत्कर्ष या हाय कहते हैं। हाय यानी ऊंचाई का समय। हाँ, यह समाज का वसंत ऋतु है। यह दौर किसी बहुत बड़े संकट को पार करने के ठीक बाद आता है। जैसे कोई विश्व युद्ध खत्म हुआ हो। बिल्कुल। इस समय समाज की संस्थाएं, सरकार और नियम ये सब बहुत मजबूत होते हैं। लोग मिलकर काम करते हैं और समाज में एक सामूहिक उद्देश्य होता है। सब लोग एक साथ मिलकर देश बनाते हैं। हाँ, व्यक्तिवाद कमजोर होता है और समुदाय मजबूत। इसका सबसे अच्छा उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद का समय है, यानी 1940 के दशक के अंत से लेकर 1960 के दशक की शुरुआत तक, जहां अमेरिका और दुनिया भर में एक तरह की शांति और निर्माण का दौर था। सही कहा। लेकिन एक बात बताइए, जब सब कुछ इतना व्यवस्थित होता है, संस्थाएं इतनी मजबूत होती हैं, तो फिर बदलाव क्यों आता है? सब कुछ हमेशा के लिए ऐसा ही क्यों नहीं रह सकता? इसका कारण बहुत मनोवैज्ञानिक है। देखिए, वसंत के मौसम में जो नई पीढ़ी जन्म लेती है, उसने वो पुराना संकट तो देखा नहीं होता। हाँ, उन्होंने युद्ध तो लड़ा नहीं। बिल्कुल। जिसके कारण ये सख्त नियम बनाए गए थे, वे उस दर्द को नहीं समझते। तो उन्हें ये सारी व्यवस्था, ये सामूहिक अनुशासन बहुत घुटन भरा लगने लगता है। ओहो, मतलब जो नियम पहले पीढ़ी को सुरक्षित महसूस कराते थे, वे नई पीढ़ी को जंजीर लगने लगते हैं। एग्जैक्टली। और यहीं से दूसरी टर्निंग आती है, जिसे जागरण या अवेकनिंग कहा गया है। ये समाज की गर्मी है। गर्मी यानी उबलने का समय। हाँ।
सोचिए, इसे एक उपमा से समझते हैं। ये ऐसा है जैसे समाज सांस ले रहा हो, है ना? हाँ, सांस ले रहा हो कैसे? जैसे पहली टर्निंग में समाज कुछ दशकों तक एक गहरी सांस अंदर लेता है, नियम, व्यवस्था, सब कुछ कस लेता है, एकदम टाइट। और फिर दूसरी टर्निंग में अचानक पूरी ताकत से वो सांस बाहर छोड़ता है, विद्रोह, आजादी और पुरानी जंजीरों को तोड़ने की आवाज के साथ। अरे वाह, ये सांस छोड़ने वाली उपमा एकदम सटीक बैठती है। जागरण के दौर में यही होता है, एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक उथल-पुथल होती है। जैसे 1960s के दशक में हुआ था। बिल्कुल, युवा पुरानी संस्थाओं पर हमला करते हैं और व्यक्तिगत आजादी की मांग करते हैं। जैसे 1960 और 70s का दशक, जब युवाओं ने स्थापित व्यवस्था के खिलाफ जोरदार आवाज उठाए। हिप्पी आंदोलन और नागरिक अधिकारों की लड़ाई। हाँ, लेकिन ये जो विद्रोह की ऊर्जा है, ये भी तो हमेशा नहीं चल सकती ना। हाँ, लोग थक भी तो जाते हैं। तो जब ये ऊर्जा ठंडी पड़ती है, तो तीसरी टर्निंग आती है, बिखराव या अनरैवलिंग, जो कि समाज का पतझड़ है। एग्जैक्टली, पतझड़। इस समय व्यक्तिवाद अपने चरम पर होता है, लोग बस अपनी मनमर्जी करते हैं और जो समाज की संस्थाएं हैं वे बहुत कमजोर हो जाती हैं। मतलब कोई किसी की सुन नहीं रहा है। हाँ, समाज दिशाहीन और बहुत बटा हुआ लगने लगता है। लोग व्यक्तिगत स्तर पर तो शायद बहुत खुश हों या बहुत सफल हों, लेकिन देश या समाज को लेकर घोर निराश रहते हैं। यही तो आज हो रहा है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री के अनुसार 1980 के दशक से लेकर आज तक का जो समय देखा जा रहा है, वो इसी बिखराव का दौर है। तो यही कारण है कि आज हमें सब कुछ टूटा हुआ सा लगता है। हम उसी बिखराव के चरम पर हैं। सही पकड़े हैं। लेकिन पतझड़ के बाद तो कड़कड़ाती सर्दियां आती हैं। और वही चौथी टर्निंग है, संकट या क्राइसिस। इतिहास की सर्दियां। हाँ, ये एक निर्णायक उथल-पुथल का दौर होता है, जहां समाज का पुराना ढांचा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और एक नई व्यवस्था जन्म लेती है। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें, हाँ, बड़ी तस्वीर में क्या दिखता है? तो हर बिखराव यानी पतझड़ के बाद एक बहुत बड़ा संकट आना तय होता है। जैसे इतिहास में पहले भी हुआ है। बिल्कुल। 1760 के दशक के बिखराव के बाद अमेरिकी क्रांति आई। 1850 के दशक के बिखराव के बाद भयंकर गृह युद्ध हुआ और 1920 के दशक की उथल-पुथल के बाद महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध का महासंकट आया। उफ, ये पैटर्न सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन एक मिनट, ये चक्र कोई जादू तो है नहीं जो अपने आप चलता है? नहीं, जादू तो बिल्कुल नहीं है। हवा और बादलों की तरह समाज के इस मौसम को बदलता कौन है? स्रोत सामग्री ये स्पष्ट करती है कि ये चक्र मानव जीवन के 4 चरणों और पीढ़ियों के टकराव से पैदा होता है। हाँ, पीढ़ियों का टकराव। मतलब बचपन, युवावस्था, अधेड़ उम्र और बुढ़ापा। ये एक रिले रेस की तरह है ना? रिले रेस। हाँ, जैसे हर पीढ़ी रेस में दौड़ रही है, लेकिन कोई धूप में दौड़ना सीखता है तो कोई भरी बारिश में। इसलिए हर किसी का दौड़ने का तरीका यानी दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। ये बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है और पीढ़ियों का ये मनोविज्ञान ही इस पूरे चक्र का असली इंजन है। तो लेखकों ने पीढ़ियों को कैसे बांटा है? लेखकों ने पीढ़ियों को उनके जन्म के मौसम के आधार पर 4 मुख्य प्रकारों में बांटा है। आर्केटाइप्स कह सकते हैं। कौन कौन से? पहली पीढ़ी है पैगंबर या प्रॉफिट। पैगंबर, ये कब पैदा होते हैं? ये बच्चे उत्कर्ष या वसंत के सुरक्षित और सख्त नियमों वाले माहौल में पैदा होते हैं। यानी जब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। हाँ, चूंकि बचपन में इन्हें हर तरह की सुरक्षा मिलती है, बहुत प्यार मिलता है, तो ये बड़े होकर थोड़े आत्मकेंद्रित और विद्रोही बन जाते हैं। अच्छा, सुरक्षा से विद्रोह? हाँ, क्योंकि उन्हें कभी असली संकट का सामना नहीं करना पड़ा, तो वे उस सुरक्षित व्यवस्था को ही अपना दुश्मन मान लेते हैं और उसे तोड़ने निकल पड़ते हैं। ओहो, मतलब ये बड़े होकर अवेकनिंग या गर्मी के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। एग्जैक्टली। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका की बूमर्स पीढ़ी है। समझ गया। अब सोचिए कि जब ये पैगंबर युवा होकर सड़कों पर विद्रोह कर रहे थे, संस्थाओं को तोड़ रहे थे, उस समय जो बच्चे पैदा हो रहे थे, उनका क्या हुआ? हाँ, उन बेचारों का क्या हुआ? सब बड़े तो सड़कों पर नारे लगा रहे थे। यहीं से दूसरी पीढ़ी जन्म लेती है, घुमंतु या नोमैड। घुमंतु। हाँ, ये बच्चे अवेकनिंग की भारी उथल-पुथल और परिवार टूटने के दौर में बड़े होते हैं, तो ये बहुत उपेक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि माता पिता तो अपनी आजादी ढूंढने में व्यस्त थे। बिल्कुल। जब बड़े अपनी आजादी और विद्रोह में व्यस्त होते हैं,
तो इन बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए ये बड़े होकर बहुत व्यवहारिक, दुनियादार और अकेले संघर्ष करने वाले बनते हैं। क्योंकि बचपन में उन्हें बताया गया था कि आप अपने भरोसे ही हैं। हाँ, तो वो किसी व्यवस्था पे भरोसा नहीं करते। 13वीं पीढ़ी या जिसे हम जेन एक्स कहते हैं, वो इसी का सटीक उदाहरण है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब इसके बाद तीसरी पीढ़ी कौन सी है? अधिक सुरक्षित रखते हैं, जैसे आजकल के हेलीकॉप्टर पेरेंट्स करते हैं। हाँ, हर जगह बच्चों के साथ साथ रहना। बिल्कुल वही। इन्हें टीम में काम करना और नियम मानना सिखाया जाता है, और यही भारी सुरक्षा और मार्गदर्शन इन्हें इस काबिल बनाता है कि जब संकट यानी सर्दियों का भयानक दौर आता है तो यह पीढ़ी एक टीम की तरह लड़ती है और समाज को बचाती है। अरे वाह! द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने वाली जीआई पीढ़ी इसका सटीक उदाहरण थी, और लेखकों के अनुसार आज के मिलेनियल्स भी इसी नायक पीढ़ी का हिस्सा है। यह सच में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मिलेनियल्स को तो अक्सर कामचोर या अति संवेदनशील कहा जाता है। हाँ, लोग अक्सर उनकी आलोचना करते हैं। लेकिन ये सिद्धांत कह रहा है कि असली संकट आने पर यही मिलेनियल्स पीढ़ी समाज को बचाने के लिए एकजुट होगी, क्योंकि उन्हें बचपन से ही टीम वर्क सिखाया गया है। बिल्कुल सही। और अंत में आती है चौथी पीढ़ी, कलाकार या आर्टिस्ट पीढ़ी। ये कब आते हैं? यह पीढ़ी महासंकट यानी सर्दियों के उस भयानक दौर के ठीक बीच में पैदा होती है, जब चारों तरफ युद्ध या तबाही मची होती है। हाँ, चूंकि वे युद्ध या बड़े आर्थिक पतन के बीच बड़े होते हैं, उनके मन में एक गहरा डर बैठ जाता है कि दुनिया कितनी खतरनाक है। एग्जैक्टली। इसलिए वे बड़े होकर बहुत शांत, विशेषज्ञ और जोखिम न लेने वाले बनते हैं। वे बस नई संस्थाओं को मजबूत करने का काम करते हैं ताकि फिर से वैसा संकट ना आए। शांति से अपना काम करने वाले लोग। हाँ, साइलेंट पीढ़ी। और आज की जो जेनजी है वो इसी श्रेणी में आती है। तो जब हम इस पूरे चक्र को देखते हैं तो समझ आता है कि भविष्यवाणियां अक्सर गलत क्यों जाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब एक पीढ़ी बूढ़ी होकर सत्ता से हटती है और नई पीढ़ी उसकी जगह लेती है तो पूरे देश का मूड अचानक से एकदम से बदल जाता है। और लोग सोचते हैं कि कल भी आज जैसा ही होगा। हाँ, वे भूल जाते हैं कि जब नया ड्राइवर स्टीयरिंग संभालेगा तो गाड़ी चलाने का तरीका भी तो बदलेगा ना। यही पीढ़ियों का शिफ्ट है जो समाज का मौसम बदलता है। जब 1950 के दशक के नायक बूढ़े हुए और पैगंबर पीढ़ी यानी बूमर्स ने कमान संभाली तो समाज शांत से अचानक विद्रोही हो गया। और अब जब घुमंतु पीढ़ी और मिलेनियल्स आगे आ रहे हैं तो समाज का नजरिया फिर से पूरी तरह बदल रहा है। ये कोई संयोग नहीं है। एकदम सही। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? हम आज कहाँ खड़े हैं? यह ऐतिहासिक चक्र हमारे भविष्य के बारे में क्या भविष्यवाणी करता है? देखिए, क्विंसी राइट और आर्नोल्ड टॉयनबी जैसे महान इतिहासकारों ने युद्ध और शांति के इन लंबे चक्रों का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। उनकी और हमारे इन लेखकों की भविष्यवाणी के अनुसार 20वीं सदी के अंत का जो बिखराव काल था वो अब अपने अंतिम चरण में है। मतलब पतझड़ खत्म हो रहा है। हाँ, उन्होंने अनुमान लगाया था कि 2000 के दशक के मध्य से 2025 के बीच दुनिया एक संकट यानी फोर्थ टर्निंग या सर्दियों के दौर में प्रवेश करेगी। बाप रे, मतलब हम पहले ही इतिहास की सर्दियों में प्रवेश कर चुके हैं। इसकी वजह से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या? कि इस सर्दी का असली रूप कैसा होगा? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? तो कैसा होगा ये रूप? सर्दियों का मतलब है एक ऐसा समय जब आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विश्वास पूरी तरह से टूट जाएगा। जो पुरानी संस्थाएं अब तक काम कर रही थी ना, वे चरमरा कर गिर जाएंगी। जो कि हमें आज अपने आसपास होता हुआ दिख भी रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन इतिहास का यह चक्र कोई डरावनी कहानी नहीं है। डरावनी है? सब कुछ तो टूट रहा है। हाँ, टूट रहा है, लेकिन इसी संकट की भट्टी में तपकर एक नए और मजबूत समाज का जन्म भी तो होता है। अच्छा, मतलब विनाश के बाद ही नया निर्माण होगा। एग्जैक्टली। ये सर्दी महाविनाश भी ला सकती है, जहां समाज हमेशा के लिए बिखर जाए, या फिर ये एक नया स्वर्ण युग भी ला सकती है, जहां लोग अपने सारे मतभेद भुलाकर एक नई दुनिया का निर्माण करें, एक नया वसंत लाएं। हाँ, बिल्कुल। तो ये बात साफ है कि इतिहास कोई बेतरतीब घटना नहीं है। ये एस्केलेटर की कोई सीधी रेखा नहीं है जो सिर्फ ऊपर ही जाती है। बिल्कुल नहीं। ये मौसमों की तरह अपनी एक निश्चित लय में चलता है। वसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी। और मुझे लगता है इस जानकारी को एक खतरे की घंटी के बजाय एक ऐसे नक्शे की तरह देखा जा सकता है जो हमें आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। मतलब
जब पता हो कि सर्दी आ रही है तो रोने के बजाय ऊनी कपड़े निकाल लेने चाहिए और लकड़ियां जमा करने लग जाना चाहिए। क्या बात है। इस चक्र को समझने का सबसे बड़ा लाभ यही है, हम इतिहास की इन सर्दियों को आने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसकी तैयारी जरूर कर सकते हैं। समय के इस चक्र और पीढ़ियों के मनोविज्ञान का ये विश्लेषण सच में नजरिया बदल देने वाला है। इस जटिल ऐतिहासिक सिद्धांत को इतनी स्पष्टता से साथ सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी शुक्रिया। इस गहन चर्चा के अंत में एक नया विचार सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? स्रोत सामग्री में हमने देखा कि प्राचीन सभ्यताएं जैसे इट्रस्किन प्रकृति के चक्रों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। हाँ, वे प्रकृति के बहुत करीब थीं। लेकिन आज की जो आधुनिक तकनीक है ना, उसने प्रकृति के इन चक्रों को लगभग खत्म सा कर दिया है। कैसे? जैसे एयर कंडीशनर यानी एसी ने मौसम का एहसास मिटा दिया है। बाहर कितनी भी गर्मी हो, अंदर ठंडक रहती है। सही बात है। और कृत्रिम रोशनी ने, बल्ब और ट्यूबलाइट्स ने दिन और रात का फर्क ही खत्म कर दिया है। बिल्कुल। तो क्या ये संभव है? जरा सोचिए कि हमारे इस डिजिटल और वर्चुअल एकांत ने, जहां हर इंसान बस अपनी अपनी स्क्रीन में कैद है, समाज को इतना अलग थलग कर दिया है कि इतिहास का ये चक्रीय मौसम अब काम ही ना करे। ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक ऐसे स्थायी पतझड़ में फंस गए हैं जहां लोग अब इतने बढ़ चुके हैं कि वे कभी एक साथ मिलकर नया वसंत ला ही नहीं पाएंगे? ये तो सच में। यही वो विचारोत्तेजक सवाल है जो आज के इस विस्तृत अध्ययन के बाद लंबे समय तक जहन में गूंजता रहेगा। इस ऐतिहासिक और गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।